कभी सोचा है कि अगर ऐश बड़ा हो जाता और एक एडल्ट बन जाता तो उसका पहला प्यार कौन होता? अब तक पोकेमॉन में ऐश की जर्नी तो हम सब ने देखी है, लेकिन उसकी लव लाइफ हमेशा एक मिस्ट्री ही रही है। हालांकि पूरी सीरीज में कई ऐसी फीमेल कैरेक्टर्स आई है जिन्होंने ऐश के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर किया, और कुछ ऐसी भी थी जिनके मन में ऐश के लिए फीलिंग्स होने के साफ साफ हिंट भी हमें मिले। इसलिए आज की इस वीडियो में हम ऐश की सभी फीमेल साथियों को उनके कैरेक्टर, बॉन्ड, केमिस्ट्री और रोमांटिक चांस के हिसाब से रैंक करने वाले हैं। यानी आखिर कौन सी लड़की है जिसके ऐश के साथ रिलेशनशिप में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आइरिस से। ऐश और आइरिस के बीच एक चीज काफी कॉमन थी, दोनों को पोकेमॉन बैटल्स का शौक था, लेकिन उनके बीच कनेक्शन लगभग यहीं तक सीमित रहा। आइरिस कई बार ऐश को बच्चा तक कहती थी और दोनों के बीच की केमिस्ट्री ज्यादा एक दोस्ताना और नोक झोंक वाली थी। दोनों का कैरेक्टर भी कई मामले में काफी सिमिलर थे, लेकिन उनके बीच रोमांटिक एंगल कभी ठीक से नहीं दिखाया गया। सबसे बड़ी बात, आइरिस की तरफ से भी ऐश के लिए कोई ऐसा साफ रोमांटिक क्रश देखने को नहीं मिला, इसलिए आइरिस को हम सीधे नो कैटेगरी में रखेंगे। अगला नाम है बियांका का, जो पोकेमॉन मूवी हीरोज में नजर आई थी। यहाँ कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि बियांका वास्तव में लेटियस थी। यानी टेक्निकली इस लिस्ट में हमें एक पोकेमॉन को भी शामिल करना पड़ रहा है, लेकिन उस फिल्म में रोमांस का हल्का सा हिंट जरूर दिया गया, इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी है। फिल्म के आखिर में ऐश को गाल पर एक किस जरूर मिलता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो किस बियांका ने किया था या लेटियस ने। मुझे लगता है कि वो लेटियस थी, क्योंकि बियांका ने ऐश के लिए कभी भी वो रोमांटिक फीलिंग दिखाई नहीं गई। इसलिए बियांका हो या लेटियस, दोनों ही ऐश के लिए नो कैटेगरी में आती है, क्योंकि इस रिलेशनशिप के आगे बढ़ने की संभावना लगभग नहीं के बराबर ही है। इसके बाद आती है मेलोडी, जो पोकेमॉन मूवी 2000 में नजर आई थी। मेलोडी ने ऐश को वेलकम करते हुए उसके गाल पर किस किया था, लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात समझना जरूरी है, वो किस किसी रोमांटिक फीलिंग की वजह से नहीं थी, बल्कि उनके कल्चर और ट्रेडिशन का वो किस एक हिस्सा था। फिल्म में बाद में ऐश और मेलोडी के बीच कोई बड़ा रोमांटिक एंगल भी हमें देखने को नहीं मिला, इसलिए मेलोडी भी नो कैटेगरी में चली जाती है। अब आती है जिसेल, जिसे ऐश की जिंदगी का शुरुआती क्रश कहा जा सकता है। वो पोकेमॉन स्कूल की टॉप ट्रेनर में से एक थी और उसका अंदाज भी थोड़ा दबंग स्टाइल का था। ऐश और उसके कॉन्फिडेंस और स्किल से काफी इम्प्रेस हुआ था, लेकिन अगर आज के नजरिए से देखा जाए तो ऐश और जिसेल का रिलेशनशिप कुछ खास काम करता हुआ नहीं लगता। ऐश का मोरल कंपास काफी स्ट्रॉन्ग है और अब वो वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुका है, जबकि जिसेल का व्यक्तित्व उससे काफी अलग था। इसलिए इन दोनों की जोड़ी में लंबे समय का रोमांटिक पोटेंशियल मुझे नहीं दिखता, इसलिए जिसेल को भी हम नो कैटेगरी में रखेंगे। अगला नाम है माइते का, जो सेरेना की राइवल थी। अब यहाँ मामला थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि माइता ने सेरेना को खुलकर चिढ़ाया था और यहाँ तक कि कहा था कि अगर सेरेना ने ऐश के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की तो वो खुद ऐश को अपने लिए जीतने की कोशिश करेगी। एक डांस इवेंट में तो उसने ऐश को अपना पार्टनर तक बना लिया था। माइती और सेरेना एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट लगते थे और माइती का टीजिंग वाला अंदाज काफी एंटरटेनिंग था, लेकिन जब सेरेना की मौजूदगी और ऐश के साथ उसकी केमिस्ट्री को देखा जाए तो माइती के चांस काफी कम हो जाते हैं, इसलिए माइती भी नो कैटेगरी में ही जाएगी। अब बात करते हैं एनजी की, जो डायमंड और पर्ल सागा में नजर आई थी और जिसके मन में ऐश के लिए एक ऑब्वियस क्रश देखने को मिला था। समर एकेडमी आर्क में वो ऐश की टीम का हिस्सा थी। ऐश को एनजी के बीच कई सिमिलैरिटीज थी, दोनों को खाना खाना पसंद था, दोनों काफी कॉम्पिटिटिव थे और दोनों क्लास में सोने के मामले में भी कमाल के थे। एनजी धीरे धीरे ऐश को पसंद करने लगी थी और उसके पेरेंट्स तक मजाक में ये बात कह चुके थे कि अगर दोनों की शादी हो जाए तो फैमिली बिजनेस भी संभाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पूरा रोमांटिक एंगल बहुत छोटा था, उनकी कहानी को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला। इतना समय बीत जाने के बाद तो शायद ऐश को उसका नाम भी याद ना हो, इसलिए एनजी भी नो कैटेगरी में जाएगी। इसके बाद आती है क्लो, जो पोकेमॉन जर्नीज की फीमेल लीड कैरेक्टर्स में से एक थी। क्लो और ऐश के बीच एक अच्छी दोस्ती और बॉन्ड जरूर था, लेकिन उनके बीच कभी कोई मजबूत रोमांटिक हिंट हमें नहीं मिला। हो सकता है कि क्लो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाली लड़की ना हो, लेकिन शो ने ऐश के लिए भी उसकी तरफ से कोई साफ रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया, इसलिए क्लो के ऐश के साथ रिलेशनशिप में आने के चांसेस भी काफी कम है और वो भी नो कैटेगरी में जाएगी। अब आती है मेलो, एलोला रीजन की एक चैंपियन और ऐश की सबसे अच्छी दोस्त। जब मेलो पहली बार ऐश से मिली थी तो उसने उसका हाथ पकड़कर उसे स्कूल घुमाया था। उस वक्त थोड़ा हिंट जरूर मिला था कि शायद मेलो को ऐश पसंद है। एक पैनकेक रेस वाले सीन में तो मेलो थोड़ी जेलस भी नजर आई थी, लेकिन बाद में उसने खुद ही उसे मजाक बता दिया और उसके बाद ऐश के लिए उसकी तरफ से कोई बड़ा रोमांटिक हिंट हमें देखने को नहीं मिला, इसलिए मेलो भी नो कैटेगरी में जाएगी। अब आती है लिली और यहाँ चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। लिली और ऐश का बॉन्ड एलोला रीजन में काफी स्ट्रॉन्ग था। जब ऐश उसके घर गया था तो लिली ने उसे अपने कमरे में इनवाइट किया था। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है
इसका मतलब है लेकिन मजाक से अलग हटकर देखें तो लिली ने ऐश के साथ कई बार काफी प्यारे मोमेंट्स शेयर किए। उसने ऐश को हग भी किया था जब वो अपने ट्रोमेटिक फियर को ओवरकम कर रही थी। ऐश ही उन लोगों में से एक था जिसने लिली को कॉन्फिडेंस दिया और उसे अपनी प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए मोटिवेट किया। लेकिन उसके बावजूद शो ने इन दोनों के बीच कोई मजबूत रोमांटिक एंगल नहीं बनाया, इसलिए लिली का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी उसे हम नो कैटेगरी में रखेंगे। अब साला मुझे ये लगता है कि ऐश में कुछ गड़बड़। इतने सारे अच्छे मौके मिलने के बाद इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां उसके आसपास रही, लेकिन जनाब को प्यार व्यार से कोई मतलब ही नहीं। अब बात करते हैं उस लड़की की जिसके पास ऐश के साथ रिलेशनशिप में आने का सबसे मजबूत एविडेंस है, सेरेना। और ऑनेस्टली सबसे ऑब्वियस चॉइस है। बचपन की उनकी पहली मुलाकात जब रिवील हुई तब पता चलता है कि ऐश ने सेरेना की मुश्किल समय में मदद की थी। इसके बाद कार्लोस जर्नी में सेरेना ने धीरे धीरे ऐश के लिए अपनी फीलिंग्स शो करना शुरू किया। उसने हमेशा ऐश को सपोर्ट किया, उसे मोटिवेट किया और उसकी जर्नी में उसके साथ खड़ी रही। और फिर आया वो मोमेंट जिसे देखकर पूरे फैंडम में तहलका मच गया। कार्लोस जर्नी के आखिर में सेरेना ने ऐश को गुड बाय किस किया। यही वो मोमेंट था जिसने ऐश और सेरेना के रिलेशनशिप को बाकी सभी से अलग बना दिया। पूरी पोकेमॉन सीरीज में शायद ही कोई दूसरा ऐसा मोमेंट होगा जहां ऐश और किसी लड़की के बीच इतना डायरेक्ट रोमांटिक हिंट हमें मिला। इसलिए अगर फ्यूचर में ऐश की लव लाइफ एक्सप्लोर की जाती है तो सेरेना का नाम सबसे ऊपर होना लगभग तय माना जाए। और आखिर में आती है मिस्टी। ऐश और मिस्टी का रिलेशनशिप पूरी पोकेमॉन फ्रेंचाइजी की सबसे आइकॉनिक रिलेशनशिप्स में से एक है। मिस्टी शुरुआत से ही ऐश के साथ थी और दोनों के बीच हमेशा एक तरीके का लव हेट केमिस्ट्री रही। दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू करते थे, एक दूसरे को टीज करते थे और छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे, लेकिन अंदर से दोनों एक दूसरे की बहुत परवाह भी करते थे। मिस्टी की तरफ से कई ऐसे मोमेंट्स भी देखने को हमें मिले जहां उसके जेलसी साफ नजर आए, खासकर तब जब कोई दूसरी लड़की ऐश में इंटरेस्ट दिखाती थी। यही वजह है कि फैन सालों से ऐश और मिस्टी की पेयरिंग चाहते आए। भले ही सेरेना की तरह मिस्टी और ऐश के बीच कोई डायरेक्ट किस वाला मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन उनके केमिस्ट्री, हिस्ट्री और लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड उन्हें सबसे आइकॉनिक पेयर्स में से एक बना। इसलिए मिस्टी को हम हाई कंपैटिबिलिटी वाली कैटेगरी में रखेंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यही है, अगर फ्यूचर में पोकेमॉन हमें एक बड़ा या अडल्ट ऐश दिखाता है और उसकी लव लाइफ को एक्सप्लोर करता है तो क्या सेरेना ही ऑब्वियस चॉइस होगी, या फिर इतने सालों से चलती आ रही मिस्टी और ऐश की केमिस्ट्री आखिरकार किसी नए लेवल तक पहुंचेगी, या फिर पोकेमॉन हमें कोई ऐसा ट्विस्ट देगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि अगर तुम ऐश की जगह होते तो इन सभी में से किससे प्यार करते? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताना। और ऐश के लिए तुम्हारे हिसाब से सबसे बेस्ट पार्टनर कौन सा है वो भी तुम कमेंट में बताओ।